पिछले 19 दिनों से राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की लाश रखी हुई थी। आखिरकार 13 जुलाई को उनके अंतिम संस्कार का सस्पेंस खत्म हो गया। भारी पुलिस बंदोबस्त और परिजनों की मर्जी के खिलाफ आनंद पाल सिंह का अंतिम संस्कार कुछ घंटे पहले कर दिया गया है। शाम करीब 6:15 बजे पुलिस ने आनंद पाल का शव उनके घर से जब्त कर लिया और शव को 108 एम्बुलेंस से शमशान ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि अगर कोई आदमी दाह संस्कार में शामिल होना चाहे तो शमशान में आ सकता है। आधा घंटा इंतजार के बाद पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार शुरू किया। नगर पालिका के कर्मचारियों से कहकर उनकी लाश को चिता पर रखा गया। इसके बाद पुलिस आनंद पाल के बेटे ऋषि को लेने उनके घर गई। घर वालों ने इस चीज का विरोध किया। ऋषि शमशान घाट में अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं गए। दूसरी बार में पुलिस ने ऋषि को जबरदस्ती शमशान ले जाकर पिता का अंतिम संस्कार करवाया। इस मौके पर गांव के 5 लोगों को पुलिस ने बतौर गवाह वहां मौजूद रहने दिया। इससे पहले पुलिस ने आनंद पाल के परिजनों को 4 बजे तक का समय दिया था। अगर उनके परिजन 4 बजे तक अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो पुलिस उनका अंतिम संस्कार करेगी, ये बात कह दी गई। इसके बाद 4:30 बजे मेडिकल टीम लाश का मुआयना करने गांव में घुसी। मुआयने के बाद पुलिस ने शव को घर से गोपनीय तरीके से बाहर निकाला और अंतिम संस्कार की कार्रवाई शुरू की। इससे पहले 12 जुलाई को सांवराद में राजपूत समाज की तरफ से हुई श्रद्धांजलि सभा के बाद सरकार बैकफुट पर थी। रात में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कैबिनेट की आपात मीटिंग बुलाई। इस बीच मानवाधिकार आयोग ने भी आनंद पाल का अंतिम संस्कार न करने पर आपत्ति जताई थी। तो कल आखिर सांवराद में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? नागौर की लाडनू तहसील का छोटा सा गांव सांवराद कल दिन भर ऑनलाइन मीडिया और टीवी की सुर्खियों में रहा। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर का मामला राजनीतिक तूल ले चुका था। आनंद पाल के परिजन और राजपूत समाज के कुछ लोग इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पिछले 18 दिनों से आनंद पाल की लाश अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही थी। इस सिलसिले में 12 तारीख को सांवराद में जो श्रद्धांजलि सभा हुई उसके बाद बवाल हुआ, जिसमें हरियाणा के रोहतक में रहने वाले लालचंद की बताते हैं कि मौत हो गई। वहीं 16 पुलिस जवान घायल हो गए। 13 तारीख के अखबारों में 2 खबरें प्रमुखता से छपी। पहली इस खबर का पहला ये जो बवाल हुआ, दूसरी खबर राज्य मानवाधिकार आयोग के हवाले से। आयोग ने 24 घंटे के भीतर सरकार से शव का निस्तारण करवाने की बात कही थी। अखबार के पन्नों पर छपी इन सपाट लाइनों के बीच कई चीजें ऐसी थीं जो दर्ज नहीं हो पाई। हम आपको सांवराद में बवाल का आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा 12 जुलाई को 12 बजे रखी गई। सांवराद में लोग एक रात पहले से जुटने शुरू हो गए। लाडनू और डीडवाना से सांवराद पहुंचने के लिए 6 रास्ते हैं। सब पर पुलिस की नाकेबंदी थी। निकलने वाली हर गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा था। सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक दिन के 12 बजे करीब 1000 गाड़ियां सांवराद पहुंचने की बात दर्ज हुई। पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों ने इस सिलसिले में अपने विभाग को धोखे में रखा। ऊपर के स्तर तक पहुंचते पहुंचते यह संख्या 1000 गाड़ियों से घटकर 135 पर पहुंच गई। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। 2 बजे आनंद पाल की बेटी योगिता मंच पर चढ़ी। उन्होंने घोषणा की कि सरकार से प्रतिनिधिमंडल की बात चल रही है। सरकार ने हमारी मांगों पर विचार के लिए 2 घंटे का समय मांगा है। बातचीत सफल रहती है तो हम आज ही यानी कि 12 जुलाई को ही शव का अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दादी सा आकर बताएंगी कि आगे क्या करना है। इस बीच मंच से भाषण चलते रहे। आनंद पाल को न्याय दिलाने की कस्में खाई जा रही थीं और लोग समय बीतने का इंतजार कर रहे थे। 4 बजे महिपाल सिंह मकराना ने मंच से लोगों को बताया कि सरकार से बातचीत अभी भी चल रही है। 1 घंटे के भीतर बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। लोग फिर से इंतजार करने लगे। बादल छा गए। कस्मों और प्रतिज्ञाओं का भी मौसम लौट आया। 6 बज गए। दूर से आए लोग कुछ नहीं होने वाला है का भाव लिए घर लौटने लगे। इस बीच भीड़ में से किसी ने पटरियां उखाड़ने की बात कही। ये लोग पटरियां उखाड़ने के लिए सांवराद के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंच पाते। इससे पहले हम आपको सांवराद का नक्शा समझा दें। डीडवाना से जब आप लाडनू की तरफ मुड़ते हैं तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सांवराद पहुंचते हैं। ये गांव का पश्चिमी छोर है। यहाँ से आनंद पाल का घर करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पुलिस का एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूर्वी छोर पर है जोधपुर दिल्ली रेलवे लाइन, जिस पर सांवराद का रेलवे स्टेशन बना हुआ है। जब भीड़ में पटरी उखाड़ने की ललकार उठी तो लोगों का एक जत्था रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। गांव के इस कोने पर मोनिका सिंह नाम की ट्रेनी आईपीएस अधिकारी को तैनात किया गया था। नई नवेली आईपीएस मोनिका के लिए इस किस्म का पहला प्रदर्शन था। अब तक उनको ऐसे प्रदर्शनों को
कंट्रोल में करने की किताबी जानकारी या क्लासरूम में दी गई थी। ये पहला मौका था रियल प्रैक्टिस का, अपने सबक की। भीड़ को स्टेशन की तरफ बढ़ते देख उन्होंने 2 ट्रकों में मौजूद क्विक रिस्पांस टीम के जवानों को भीड़ पर नियंत्रण करने के आदेश दिए। बढ़ती भीड़ को देख जवानों ने पटरी के बजाय खुद की सुरक्षा को ज्यादा तवज्जो दी। वो ट्रक में सवार हुए और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गए। इस बीच मोनिका अपने गार्ड के साथ भीड़ में घिर गईं। यहाँ उनके साथ बदसलूकी हुई ऐसी खबरें आईं। उनके गार्ड को बुरी तरह पीटा गया, उसकी पिस्टल छीन ली गई। गांव के पश्चिमी छोर पर भी युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उधर से लाठी का जवाब पत्थर से दिया जाने लगा। नागौर एसपी परेश देशमुख बलवाइयों से निपटने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे। भीड़ से आवाज आई कि इसे पीटो। लोग पत्थर बरसाते उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जान बचाने के लिए उन्हें भी वहां से भागना पड़ा, ऐसी अखबारी रपट है। इस बीच उनका गार्ड भी बलवाइयों से घिर गया। उनको बुरी तरह पीटा गया, उनकी AK-47 छीन ली गई। एक और DYSP के गार्ड के साथ भी यही सुलूक किया गया, उसकी भी पिस्तौल छीन ली गई। पूर्वी छोर पर हालात और बिगड़ने लगे। पटरियां उखाड़ी जा चुकी थीं। स्टेशन पर रेलवे पुलिस की छोटी सी चौकी थी। यहाँ मौजूद जवान ना तो हथियारबंद थे, ना ही उनका इस घटना से कोई सीधा ताल्लुक था। भीड़ ने खाकी वर्दी देखकर उन्हें भी घेर लिया। रेलवे पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर समझाइश की, लेकिन भीड़ हमलावर थी। पुलिस वालों की एक ना सुनी गई, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इधर ट्रेनी IPS मोनिका सेन लापता हो चुकी थी। सवरात के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिया गया था। मोनिका से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अफवाह आने लगी कि बलवाइयों ने मोनिका को अगवा कर लिया है। पश्चिमी छोर पर पुलिस को समझ में आ गया था कि अब निर्णायक कदम उठाने का वक्त आ गया है। बस एक दिक्कत थी कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं था। श्रद्धांजलि सभा के एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को जो ब्रीफिंग मिली थी, उसके हिसाब से 20-25 हजार लोगों के आने का अंदाजा था। यही वो तिलिस्म था जिसके चलते गाड़ियों की संख्या भी घटा दी गई थी। अनुमान में 1 लाख की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के पास महज 2,500 जवान थे। सरकार की तरफ से प्रदेश भर के राजपूत अफसर बुलाए गए थे, लेकिन सरकार की ये तरकीब भी कोई खास कारगर साबित होती नहीं दिखी। कुल 6 ASP, 8 DSP और 27 SHO तैनात किए गए थे। लाठीचार्ज से जब बात नहीं बनी, तब फायरिंग के आदेश दिए गए। पूरे दिन ये हालात बने हुए थे कि बलवाइयों ने पुलिस को कंट्रोल रूम से 10 मीटर आगे नहीं बढ़ने दिया। 7:15 बजे पुलिस लाठीचार्ज करते हुए गांव के अंदर घुसी। पूर्वी छोर तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट और लग गए। 8 बजे के आसपास पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ एक आदमी फटे हुए पेट के साथ उनका इंतजार कर रहा था। ये लालचंद था। रोहतक हरियाणा के रहने वाले लालचंद को जब घटनास्थल से उठाया गया तो उनका पेट दाएं से बाएं फटा हुआ था। आंतें बाहर निकल चुकी थी, लेकिन जान बाकी थी। जल्द पास के अस्पताल ले जाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर ने उनका पेट सिला और जयपुर के लिए रवाना कर दिया, लेकिन महज 25 किलोमीटर की दूरी के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सुबह होने तक AK-47 पास के ही खेत से बरामद कर ली गई। कुल 16 पुलिसकर्मी घायल थे। 3 प्रदर्शनकारियों को गोली लगी थी। सावरात में कर्फ्यू लग चुका था। गांव में औरतों के अलावा कोई नहीं बचा था। ट्रेनी IPS मोनिका रात 8 बजे, 8:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम सुरक्षित लौट आई। उन्होंने पास के ही एक घर में शरण ली हुई थी। कुल 3 सर्विस पिस्टल और 3 वायरलेस गायब थे। पुलिस के 1000 जवान गांव में मौजूद थे ताकि एक लाश के मानवाधिकार की रक्षा की जा सके। और आखिर में पुलिस को बल प्रयोग के बाद इस लाश का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मेरे साथी विनय हैं, लेकिन आनंद पाल जब फरार थे और उनकी कई कहानियाँ, कभी बकरी चुराने की कहानी, कभी AK-47 लेके पनाह मांगने की कहानियाँ खबरों में आ रही थीं। आनंद पाल के एनकाउंटर की खबर आई, तब विनय सुल्तान ने आपको बहुत विस्तार से बताया कि पहले की क्या कहानी थी, कैसे उनका आपराधिक जीवन शुरू हुआ और बाद में क्या हुआ। इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज भी दी जा रही हैं। कोई एनकाउंटर को फर्जी कह रहा है, कोई कह रहा है कि ठीक हुआ। उस पर भी हमने आपसे बात की। आप लल्लन टॉप पे जाएंगे, होम पेज पे आपको ये खबर नजर आ जाएगी, जिसके हर एंगल को हमने कवर करने की कोशिश की है। विनय, पुलिस 19 दिनों तक क्यों इंतजार कर रही थी? अगर आखिर में उसे अपनी मर्जी से, परिवार की मर्जी के खिलाफ ये कार्रवाई करनी थी, ये जायज कार्रवाई है, लाश को आप कितने दिन रखेंगे, तो पुलिस ने अब तक क्यों इंतजार किया? क्या उन्हें लग रहा था कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा?
नहीं, दरअसल मामला ये है कि इससे पहले इस आंदोलन में, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, इसमें राजपूतों का इतना बड़ा जुटान नहीं देखा गया। इससे पहले जब इन्होंने मतलब करणी सेना और दूसरे राजपूत संगठनों ने साम्राज्य में लोगों को कॉल किया तो 20,000 25,000 लोग ज्यादा से ज्यादा जुट पाए। तो इस वजह से सरकार बहुत इस चीज का लोड नहीं ले रही थी। लेकिन कल की रैली के बाद, 12 तारीख की रैली के बाद समीकरण जो है वो बदल गए। लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए और इनकी जो ब्रीफिंग थी उससे 4 गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। इनके पास फोर्स ही नहीं बची। तो कई जगह से अंत में शाम को 5-6 बजे स्थितियां ये हो गई कि जगह जगह से पुलिस फोर्स जो है वो विड्रॉल कर ली गई थी। तो ये मामला था। तो इसके बाद में, कल के बाद में सरकार ने इसकी गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट की आपात मीटिंग बुलाई, रातों रात कैबिनेट की आपात मीटिंग बुलाई, जिसमें जो बड़े राजपूत मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे। और उसके बाद में ये फैसला लिया गया। इस बीच मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुओ मोटो एक्शन हुआ। और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर इस लाश का निस्तारण किया जाए, क्योंकि उनका तर्क ये था कि जिस तरीके से जीवित आदमी के मानवाधिकार होते हैं, उस तरीके से एक मृत आदमी के भी मानवाधिकार होते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार वहां पर जो लोग साम्राज्य में मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं, आपने उन लोगों से भी बात की जो अंतिम संस्कार में भी मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं वो? अभी गांव का क्या माहौल है? क्या कर्फ्यू जैसे हालत है, अराजकता है, या थोड़ा सा नॉर्मलसी लौटी है? अगला कदम क्या हो सकता है? नहीं, 2 बजे के बाद एक बार कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी, ताकि उनके परिजन और आसपास के लोग जो हैं आनंदपाल के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। इस बीच समझाइश चल रही थी लगातार आनंदपाल के परिजनों के साथ में कि आप इनका अंतिम संस्कार खुद कर दीजिए, ताकि सरकार को इंटरवीन ना करना पड़े। लेकिन अंततः बात बनी नहीं। तो फिर ये हुआ कि 4 बजे तक इनको अल्टीमेटम दिया गया था। जब 4 बजे तक नहीं हुआ तो फिर मेडिकल टीम आई, जैसा मैंने स्टोरी में लिखा है। और एक आध घंटा उनको मुआयना करने में लग गया कि लाश ऐसी स्थिति में है तो नहीं है कि वो, क्योंकि 18-19 दिन हो गए हैं तो संक्रामक डिकम्पोज होने लगे। हाँ, तो संक्रामक स्थितियों में तो नहीं है कि उसको किस तरीके से इसका अंतिम संस्कार किया जाए और किस तरीके से इसको आगे लेके जाया जाए। फिर वो जब मेडिकल टीम ने अपने कार्रवाई खत्म कर ली तो उसके बाद में पुलिस ने वो लाश वहां से 108 एम्बुलेंस में ले जाके, ये सब ब्यौरे तो हमने दिए। आप राजस्थान की सियासत को कई वर्षों से देख रहे हैं, आप उसके छात्र हैं उस सियासत के। आगे क्या क्या होने की संभावना या आशंका है? अब इस पूरी सिचुएशन में जो वसुंधरा राजे सरकार, वो अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गई है। दरअसल अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस एनकाउंटर के बाद में जो खड़ा हुआ बवाल है उससे निकला कैसे जाए। क्योंकि इनकी जब मेरी अंदर से ब्रीफिंग, जब बात हो रही थी, जो लोग कल इनके प्रतिनिधि मंडल में थे राजपूत समाज के, तो लगातार ये बात हो रही थी कि तमाम मांगे, जैसे कि इनकी आनंदपाल की बेटी हैं चीनू, उनके ऊपर केस है, इनकी कुछ जमीनें कुर्क की गई हैं केस के चलते। जब ये प्रोक्लेम ऑफेंडर हो गए थे, जब लगातार फरारी पर थे, तो इनकी सरकार ने जमीनें कुर्क कर ली थी न्यायालय के आदेश में। वो जमीनें भी छोड़ने की बात सरकार स्वीकार कर रही थी तमाम। लेकिन ऐसा प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने कहा, लोगों ने अंदर से मेरे को कहा है, मतलब इसका ऑन रिकॉर्ड कुछ। लेकिन इसके बाद में ये लोग जो हैं सीबीआई जांच पे अड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, और सरकार जो है वो सीबीआई, कई ऑडियो और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, फेसबुक पर बहुत उपलब्ध हैं। खूब ये बहुत हो रहा है। और सोशल मीडिया पे एक तरीके से इसके ऊपर आप रिजल्ट डालिए आनंदपाल के ऊपर, आप देखेंगे कि 4-4 वीडियो जो है आनंदपाल पे वो यूट्यूब पे ट्रेंड हो रहे हैं। इतना लोग देख रहे हैं, खूब सारे वीडियो चल रहे हैं। किसी का फोन रिकॉर्ड है, कोई किसी से फोन पे बात कर रहा है और उस फोन को बता के कि मैंने पुलिस अधिकारी से बात की और ये एनकाउंटर फर्जी है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तमाम तरीके की अफवाहें भी हैं। वसुंधरा को राजपूत विरोधी बताया जा रहा है, और 2018 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, तो एक तबका है जो चाह रहा है कि तब तक ये मुद्दा गर्म रहे। यही बात है। हाँ, और इसका विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। नागौर के आसपास के इलाकों में कि पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान में। ये आप ये मानिए, शेखावटी आता है नागौर? नहीं, नागौर मारवाड़ का हिस्सा है। शेखावटी, सीकर, वो मतलब एक ही बेल्ट है पूरा। वो सीकर इसीलिए तो ये सीकर और मारवाड़ का जो भी पूरा एरिया है उसमें इस चीज का फर्क पड़ेगा। वोटिंग में आप देखेंगे कि इनको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है। देखिए, सियासत ऐसी ही होती है। एक अपराधी पुलिस की हिरासत से भाग गया तो वसुंधरा राजे की किरकिरी हुई कि ये कैसी कानून व्यवस्था है कि एक इतना बड़ा अपराधी, इतना दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर इतने मुकदमे लगे हुए, वो भाग गया। उस अपराधी को एनकाउंटर में मार दिया गया। तब वसुंधरा सरकार मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि सरकार के इस कदम को राजपूत विरोधी करार दिया जा रहा है। जो जिस पाले में खड़ा है उसके हिसाब से अपनी व्याख्या कर रहा है। लल्लन टॉप
जनता के पाले में खड़ा है, सत्य के पाले में खड़ा है, इसलिए निष्पक्ष होकर आपको सारी व्याख्याएं बता रहा है। खबरों का, विश्लेषण का यह सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।